देखो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एक चल रहा है आपकी कंपनी सेक्रेटरी वाला। ये चला चैप्टर 10 से 15 नंबर का आता है। हाँ 10 नंबर का तो मिनिमम है ही ये सी पार्ट, लेकिन कई बार इसमें क्या बी पार्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो अलग हो गया ना। बी पार्ट 40 नंबर का जो पोर्शन है, तो उसमें भी 5 नंबर का, 3 नंबर का, 4 का आ जाता है, तो ये 10 से ज्यादा का हो जाता है। तो आपने लास्ट क्या लिखा था टॉपिक? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ अगला हेडिंग डालो रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपको मैंने मेंबर्स दो टाइप के बताए थे, याद हो तो कौन कौन से? एसोसिएट मेंबर और फेलो मेंबर। फेलो मेंबर तो वो होते हैं ना जिनको कम से कम 5 साल हो गए हो प्रैक्टिस में। अब इनका इंस्टीट्यूट एक रजिस्टर रखता आपको आया था, क्योंकि सीएस का मतलब ही हमने डेफिनेशन ये पढ़ा था सेक्शन 21C कि सीएस कंपनी सेक्रेटरी मींस ए पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ आईसीएसआई। तो आईसीएसआई इसका एक रजिस्टर मेंटेन करता है, आपको मैंने कहा था। और वो रजिस्टर जो होता है उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी सीएस हैं उन सब का नाम लिखा हुआ है, उन सब की एक मेंबरशिप नंबर होती है बाकायदा। सीएस में क्या होता है, हम लोग जो सील इस्तेमाल करते हैं कॉमन सील मोर, तो वो मोर जो होती है उसपे क्या होता है, मोर पे रजिस्टर हमारे जो मेंबरशिप नंबर होते हैं, प्रैक्टिसिंग नंबर होते हैं, वो उस पे लिखे हुए रहते हैं। वो लिखे हुए होना जरूरी है, तभी वो मोर क्या होती है, वैलिड होती है। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसपे भी हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं। तो वो मेंबरशिप नंबर के लिए इंस्टीट्यूट एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसी को लेकर के हम बात लिख रहे हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। लिखिए द काउंसिल शैल मेंटेन, द काउंसिल शैल मेंटेन, the council shall maintain a register of member, council shall maintain a register of the member। तो इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के नीचे लाइन पहले बोलिए द काउंसिल शैल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। The council shall maintain a register of the members of the institute. The register shall include, the register shall include, the register shall include the following particulars. The register shall include the following particulars about every member. The register shall include the following particulars about every member of the institute. नीचे कुछ पॉइंट्स आएंगे। ए पहला पॉइंट बना लो। ए हिज फुल नेम, his full name, date of birth, full name, date of birth, his full name, comma date of birth, comma domicile, 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 comma residential and professional address, residential, RESIDENTIAL, residential and professional address, residential and professional address। लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड the date on which, the date on which his name is entered, the date on which his name is entered, the date on which his name is entered in the register। थर्ड, सेकंड लिख लिया the date on which his name is entered in the register। थर्ड, his qualification, his qualification। फोर्थ,
whether he hold a certificate of practice, whether he hold a certificate of practice, whether he hold a certificate of practice. 5 number, any other particulars which may be prescribed, any other particulars which may be prescribed. 5 पॉइंट हो गए। एनी अदर पर्टिकुलर विच में बी प्रेस्क्राइब्ड। नीचे फिर इनके नीचे पॉइंट तो खत्म हो गए, इनके नीचे एक लाइन लिखो, एवरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, every member of the institute, every member of the institute every member of the institute shall pay annual membership fees, shall pay, every member of the institute shall pay annual membership fees as may be decided by the council, as may be decided by the council from time to time, from time to time। ये देखो, आपको एक रजिस्टर रखने की बात बताई है मैंने कि अपना आईसीएसआई जो वो क्या करता है, आईसीएसआई एक रजिस्टर मेंटेन करता है। जितने भी मेंबर है उन सबका आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाता है वो रजिस्टर, मतलब कहीं भी आप देख सकते हो उस रजिस्टर को बैठ के। और वो रजिस्टर में सारे जितने भी मेंबर है आईसीएसआई के उन सबकी नीचे आपको डिटेल लिखी है वो रखी जाती है। आपको ऊपर लिखा है मैंने, काउंसिल शैल मेंटेन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर ए रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। काउंसिल जो है वो एक मेंबर्स का रजिस्टर रखेगी, जो भी अपने मेंबर्स हैं उन सबका। काउंसिल क्या होती है, आप लोगों ने नाम सुना हो तो देखो, आईसीएसआई का नाम सब लोगों ने सुन रखा है, फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हाँ, कम से कम इसका नाम सही पता होना चाहिए। ज्यादातर लोग आईएस आगे कुछ सर आप समझ जाओ, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। कल परसों एक जने ने मेरे को मैसेज भेजा, मैं समझ तो गया वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसने आईएससीआई ऐसे बोला था। तो आईएससीआई नहीं है ना, ये क्या है, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आप पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम आपको अपना इंस्टीट्यूट तो पता होना चाहिए, दूसरे लोगों को तो नहीं पता होता। ये एक आपको पता हो तो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मीन कानून के द्वारा बनाई गई संस्था है। कानून कौन सा जो हम चल रहा है ना अभी, अपने कौन सा कानून चल रहा है, ये सीएस एक्ट चालू हो गया। आपने हेडिंग बनाया होगा लास्ट क्लास में, सीएस एक्ट चल रहा है ये। तो अभी एक्ट चालू नहीं हुआ, या एक्ट की बातें बेसिक चल रही है अभी, कहने का मतलब। तो ये इस कानून के जरिए से पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है। आप जब कहीं भी कोई भी बुक देखोगे अपने सीएस की, उस पर लिखा हुआ रहता है आईसीएसआई द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और नीचे लिखा हुआ रहेगा एज स्टैट्यूटरी बॉडी मेड बाय पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट ने जो कानून बना करके सीएस इंस्टीट्यूट एक सरकारी संस्था बना तो दी, लेकिन इसको ऑटोनोमस कर दिया। ऑटोनोमस करने का मीन इसको मैनेज करने का काम सरकार ने कहा कि आप खुद ही करो। वैसे तो ये एक मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। सरकार जो है, सरकार का अलग अलग, आपको पता है सरकार में अलग अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, मंत्रालय। उनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसके अंडर में आती है। लेकिन इस आईसीएसआई का वैसे काम इंडिपेंडेंट है, मीन सारे डिसीजन खुद लेती है। आपके एग्जाम कराने का, आपके एडमिशन का, फीस तय करने का, पेपर बनाने का, मेंबर्स का, सारी चीज खुद तय करती है। हाँ, कई चीजों में परमिशन भी लेनी पड़ती है, किसकी, एमसीए की। इस आईसीएसआई को मैनेज करने का काम, यहाँ आईसीएसआई का हेडक्वार्टर आपको पता हो तो कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और साथ ही साथ नोएडा में भी, आपको ध्यान हो तो नोएडा यूपी में पड़ता है। न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है और कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में, क्योंकि न्यू दिल्ली वाला ऑफिस में इतना बड़ा अपना जगह वहां पे है, लेकिन वो कम पड़ रहा था, तो इन्होंने नोएडा में एक ऑफिस और कर लिया बड़ा। बाकी ऑल ओवर इंडिया जगह जगह इसके ब्रांचेज होते हैं। ऑल ओवर इंडिया के पहले हम बात न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस की अगर बात करें, इसको HQ बोलते हैं, हेडक्वार्टर।
हेडक्वार्टर अपने ICSI का कहाँ है, कोई पूछे तो न्यू दिल्ली में है, और अगले को ये तो पुराना वाला है, आजकल नया हेडक्वार्टर एक जगह अपना और बन गया, कहाँ पे, नोएडा। अब इस हेडक्वार्टर का और इसका अपने जो काम का मैनेजमेंट मीन्स अपना मेन कौन है, तो वो सबसे मेन जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है वो कहलाती है सेंट्रल काउंसिल। उसको क्या बोलते हैं, ICSI की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसका नाम क्या है, सेंट्रल काउंसिल, केंद्रीय परिषद। वो वैसे चुनाव से जीत करके बनी हुई है, मतलब उसमें जो मेंबर हैं 12, 13, 15 जितने भी मेंबर है वो सब इलेक्शन से जीत करके आए हुए CS है, जिन्होंने चुनाव जीता है। जैसे नेता लोग जीत करके पार्लियामेंट में जाते हैं, वो लोगों में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। भाई चुनाव राजनीतिक में तो डेमोक्रेसी में तो यही चलता है, तो CS में भी वही डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने बना दिया। ये CS में भी यही सेम है, CA में भी यही है। CA में भी अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपने चुनाव तो वो सेंट्रल काउंसिल के अंदर चुन करके कुछ पूरे ऑल ओवर इंडिया से कुछ CS आते हैं, 15-20 लोग। कुछ उसमें सरकार के भी आमंत्रित लोग होते हैं, 3-4 जो सरकार के अधिकारी होते हैं, सरकार अपनी तरफ से चुने हुए प्रतिनिधि भेजती है। ये सब में RBI में भी ऐसे ही है। तो वो चुने हुए प्रतिनिधि जो है सेंट्रल काउंसिल के, वो हम सबका डिसीजन लेते हैं, मीन उनकी मीटिंग होती है सेंट्रल काउंसिल की, तो वो अपने बड़े डिसीजन लेते हैं सारे, जो पूरे इंस्टीट्यूट को मैनेज करना। इतने लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इनका, इतने हजारों स्टूडेंट मेंबर है हम लोग, हमारा सबका डिसीजन लेने वाले कौन हो गए, सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल में एक जो सबसे मेन हेड होता है उसको बोला जाता है प्रेसिडेंट। आपने सुना हो, कौन है भी, किसी को नाम पता हो तो CS का प्रेसिडेंट। CS का प्रेसिडेंट, साउथ का मद्रासी, एक नाम बता सकते हो? नागेंद्र राव, आपने नाम सुना होगा। CS तो सबके पहले लगेगा क्योंकि CS तो होते ही है, और क्या नाम है, नागेंद्र राव। वो अपने CS इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है। वो जैसे CS के मालिक हो गए, कॉमन भाषा में हम कहें ना, मीन CS में सबसे ऊपर अथॉरिटी अभी कौन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का नाम आपको बताया, नीचे वाइस प्रेसिडेंट भी होती है, एक उनके नीचे VP, वाइस प्रेसिडेंट। और बाकी जो होते हैं वो काउंसिल मेंबर होते हैं, ये इस काउंसिल में मेंबर रहते हैं। जगह जगह आपके काउंसिल वर्ड लिखा हुआ आएगा, अभी भी आ रहा है कि काउंसिल एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, तो वो काउंसिल कौन से की बात कर रहा है, इस सेंट्रल काउंसिल की बात कर रहा है। ये ऑल ओवर इंडिया डिसीजन लेती है। आपको मैं कई बार श्याम सर की बोलता हूँ ना, वो सामने फोटो लगी हुई है अपने, यहाँ पे 2 जगह प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं, तो वो क्या सिक्कर से और वो यहाँ तक पहुंचे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अभी 2017 के अंदर, ये हर साल चेंज होते हैं प्रेसिडेंट, तो वो 17 के अंदर प्रेसिडेंट थे, उसके बाद 18 में कोई दूसरा आदमी बना, 19 में कोई तीसरा, 20 में चौथा, 21 में अभी 5वां। मीन हर साल प्रेसिडेंट इस काउंसिल में से कोई ना कोई बनता जाता है। ये काउंसिल जो इसका इलेक्शन होगी ये तो 4 साल रहती है काउंसिल, और इसमें से जो मेंबर प्रेसिडेंट बनेगा वो 1 साल बाद में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है प्रेसिडेंट। तो उनकी मैं बात बता रहा हूँ। इस सेंट्रल काउंसिल के अंदर इनकी अभी जो श्याम अग्रवाल सर है, आपको इनका बताऊंगा, ये इनसे भी ऊपर जा चुकी है। ICSI ये बॉडी है, इसके अलावा एक CA की बॉडी हो गई, ऐसी एक CMA की बॉडी हो गई। इन तीनों के हेड बन चुके वो, मतलब तीनों इंस्टीट्यूट को संभाल रहे, CA, CS, CMA। अभी सेंट्रल काउंसिल के अंदर में तो क्या आ गया, पूरा इंडिया आ गया सेंट्रल काउंसिल, और इनके अंदर में क्या आ गया, पूरा इंडिया। आप फोटो में देखोगे तो ये प्रेसिडेंट जो है अपने CS के, वो साथ में बैठे हुए PM की, प्राइम मिनिस्टर के। कभी आप देखना यूट्यूब पे, जैसे उसमें डालना आप लोग CS एनुअल प्रोग्राम या CS 50th एनिवर्सरी या 2017 ऐसे प्रोग्राम डाल देना, CS प्रोग्राम 2017 यूट्यूब पे, आपको करीबन 1 घंटे 40 मिनट का मोदी जी का आज तक का सबसे बड़ा भाषण आपको उसमें मिलेगा। वो CS का अपना 50वां जब जन्मदिन बोल सकते हो, एनिवर्सरी बोल सकते हो, 50th एनिवर्सरी पे, क्योंकि अपना CS इंस्टीट्यूट बना हुआ है 1968 का, 1968 का। 1980 में सरकार ने इसका अलग कानून बना दिया, और 1968 से जन्म तो तब का ही मानेंगे ना 1968 का। 1980 में तो ऐसे मान लो शादी हो गई CS इंस्टीट्यूट, तो 1968 में कानून बना, तो 2018 में उसको क्या हो रही थी, 50 साल पूरे हो रहे थे। तो जब 50वां साल शुरू हुआ था, 49 ईयर कंप्लीट हो गए थे, तब हर साल होते हैं वैसे तो बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे, और वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर CS इंस्टीट्यूट में कोई कभी कभार रेयर केस में कोई ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर आए, तो प्राइम मिनिस्टर आए थे, बहुत बड़ा भाषण दिया। आप उसको देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। कई स्टूडेंट खुद चला गया, मेरे को बोलते हैं कि सर आप बच्चों को दिखाया तो वो स्पीच, तो बच्चे बोल रहे हैं खुद, क्योंकि जिन्होंने देखा होगा वो खुद मोटिवेट हुए होंगे उस बात से। तो आप लोग खुद भी देख सकते हो उस चीज को, क्योंकि इतना बड़ा स्पीच आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है। खुद का मोदी जी का 100 मिनट का स्पीच है करीबन। उसके एंड होने पे 50 साल पूरे होने के स्टार्ट में तो आए थे मोदी जी, और एंड में आए थे प्रेसिडेंट। अपने देश के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद।
तो वो आएगा रामनाथ कोविंद। तो ये प्रेसिडेंट अभी जो है नागेंद्र राव आपको बताया, ये सेंट्रल काउंसिल का मीन हो गया पूरे इंडिया को, हेड क्वार्टर पूरे इंडिया को टेकल करता है। कोई बच्चा चाहे साउथ का हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो चाहे इंडिया में किधर का भी हो, हेड क्वार्टर से ही होता है अपना ज्यादा सारा काम मैनेज। इसके नीचे क्या बनी हुई है, इंडिया में अपने अलग अलग 4 काउंसिल बनी हुई है, अलग अलग इंडिया को 4 जोन में बांट रखा, आप ऐसे बोल सकते हो, 4 रीजन बोल सकते हो। 4 रीजन में से हम जो आते हैं वो नॉर्थ रीजन में आते हैं, NIRC बोलते हैं इसको, नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल। नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ये एक तो सेंट्रल काउंसिल पूरा हेडक्वार्टर, ये तो पूरे CS इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर बोला है, और मैं जो दूसरा बोल रहा हूँ ये राजेंद्र नगर के अंदर, ये किसका हेडक्वार्टर है, ये सिर्फ नॉर्थ के स्टूडेंट्स और नॉर्थ के मेंबर्स का। नॉर्थ में जैसे राजस्थान भी आ गया, पंजाब हरियाणा यूपी, ये कई सारे जो आसपास की स्टेट है उन सबका हेडक्वार्टर। ऐसे ही एक बना हुआ है क्या, EIRC, ईस्टर्न में कौन सा हिस्सा आ गया इंडिया का, जो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है सारे वो आ गए, बिहार भी आ गया, वेस्ट बंगाल भी आ गया, उन सबका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। आपको बताऊं कोलकाता में इसका है। और इसके अलावा एक अपने इसमें आ गया वेस्ट वाला रीजन, जिसमें कौन सा आ जाएगा, बॉम्बे साइड का पूरा इलाका, बॉम्बे के आसपास के कई राज्य, गुजरात भी उसमें आ गया, उसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। और एक बच गया कौन सा, साउथर्न रीजन वाला SIR, इसका हेडक्वार्टर का है चेन्नई। तो इसका हेडक्वार्टर ये 4 जो बताएं ये अपने अपने इलाके के, जैसे मान लो एग्जाम अपना मैनेज हो रहा है, सीकर में भी सेंटर है, जयपुर में भी है और भी कई जगह, दूसरे बहुत सारी चीजें होती है जो अलग अलग एरिया वाइज बटी हुई है, तो उनको मैनेज कौन करता है, अपने NIRC। जैसे NIRC के हेडक्वार्टर से मेरे पास फोन आएगा कि सर सीकर सेंटर में ये काम हो गया क्या, वो हो गया क्या, ऐसे हो गया क्या, वैसे हो गया क्या, मीन ये सेंट्रल हेडक्वार्टर कोई काम होता है वो किसको बोल देता है, NIRC को। और NIRC फिर किसको मैनेज करता है, यहाँ पे जो टीम होती है उसको। इनके अंदर चारों के अंदर अलग अलग इनकी भी काउंसिल बनी हुई है, इसको बोलेंगे जैसे नॉर्थ काउंसिल बोल देंगे इसको, इसको वेस्ट वाली काउंसिल बोल देंगे इसको, इसकी अलग अलग चारों की काउंसिल, इनमें भी अलग अलग मेंबर होते हैं, चुनाव होके जाते हैं, वो सब अपनी अपनी काउंसिल को संभालते हैं। फिर इनके अंडर में नीचे क्या बने हुए अलग अलग, आपको ध्यान हो तो जैसे WIRC EIRC, इन सब के नीचे भी बहुत सारे क्या बने हुए ऑफिस बने हुए। जैसे NIRC की भी बोले तो NIRC में तो 11 राज्य आते हैं, टोटल कितने स्टेट आ गए, 11 स्टेट। अब 11 स्टेट के अंदर भी तो ऑफिस है ना CS के, तो उनके लिए क्या बने हुए, जैसे NIRC में मान लो राजस्थान ही आ गया, एक स्टेट की बात करें तो राजस्थान में भी कई बड़े सिटी हैं जहां पे अलग अलग CS इंस्टीट्यूट की ब्रांच बनी हुई है। जैसे जयपुर अपने आसपास में अगर बात करें, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, और कौन सा अजमेर, एक आधा और भी जगह हो सकता है ऐसा, भीलवाड़ा भी है। तो करीबन 8-10 जगह राजस्थान में भी क्या बने हुए ब्रांच, उन ब्रांच को जैसे अपने क्या बोला जाएगा, CS की भाषा समझो भाई, ये चीजें आपके लाइफ टाइम काम की है। ये कुछ कोर्स के अंदर की बातें होती है, कुछ कोर्स के अलावा की बातें होती है, लेकिन हर चीज को हमें पता होना चाहिए कि हम कोई व्यक्ति आ जाए, कोई हमें कोई सी बात करे, हमारे दिमाग से ऊपर जा रही हो कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अगला आदमी भाषण देगा वो अगले लेवल के हिसाब से बात करता है, हमें पता ही नहीं होता ये किस चीज की बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए हर चीज का। तो ये जो NIRC के अंदर में अलग अलग ऑफिस आते हैं, जैसे जयपुर में भी ऑफिस है, तो वो कहलाता है चैप्टर, इनको क्या बोला जाता है, चैप्टर। जैसे अगला कोई व्यक्ति बात कर रहा हो जयपुर चैप्टर में ऐसा हो रहा है, भीलवाड़ा में ये हो रहा है, कोटा में ये हो रहा है, बीकानेर में ये, जोधपुर में ये, तो हमें चैप्टर का मीन यहाँ पे क्या लगाना है, ब्रांच, ऑफिस। मीन इस NIRC के अंदर में जगह जगह क्या बने हुए, अपने CS के ऑफिस बने, तो वो जयपुर में भी है, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, आपको बताएं बड़ी जो सिटी है। ऐसे राजस्थान में है, वैसे पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली के अंदर भी है, और भी कई सारे आसपास के राज्य यूपी वगैरह सब जगह बने हुए अपने अलग अलग रीजन में। इन चैप्टर के अंदर भी चुनाव होते हैं, इनके अंदर भी चुनाव होते हैं, इनमें भी मेंबर आते हैं। जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में हजारों CS है, आपको बताओ तो जयपुर अकेले में 8,000 CS आते हैं, तो उनके भी अपने चुनाव होते हैं, वो भी आपस में अपनी क्या बनाते हैं, ब्रांच के मेंबर्स को बनाते हैं। सीकर में भी ब्रांच खुलने की प्रोसेस चल रही है, कुछ अटकी भी है, कुछ चल रही है सीकर में, क्योंकि सारा काम ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने देखा जाए तो सीकर दूसरे सिटी से क्या है, पास में ज्यादा है, इसलिए ब्रांच नहीं बन पा रही। क्योंकि जयपुर से अपने एकदम पास में, तो वो लोग क्या बोलते हैं जब भी हम ब्रांच की बात करते हैं कि सर जयपुर पास में ही तो आप यहाँ पे करवा लो काम, तो कई बार ये भी मैटर कर जाता है। राजस्थान में और तो काफी दूरियां भी है, राजस्थान छोटा थोड़ी बड़ा है, लेकिन राजस्थान में कई जगह आपस में पास होने की वजह से नहीं बन पाता। तो ये आपको जो मैंने सिस्टम बताया
इसको दिमाग में रखना थोड़ा कि ये अपने इंस्टीट्यूट का क्या है, ढांचा है। आपको कभी जयपुर वाले चैप्टर में जाते ही रहते हैं बच्चे, पिछले बैच के तो सारे गए हुए जयपुर चैप्टर में। जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो आपको यहाँ पे घुमाएंगे, है ना। तो उसमें आप जाओगे तो वहाँ के सीएस के चेयरमैन कौन है, एक लेडी है सीएस के, तो उनसे भी आप मिलोगे, और भी दूसरे वहाँ जो ऑफिसर्स है उनसे। तो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना, तो वो आजकल तो ये क्या कोरोना की वजह से ऑनलाइन भी मोड देने लग गए, वरना पहले क्या होता था इस ऑफिस में जाके करना होता था। और भी कुछ ट्रेनिंग्स होती है जो हम लोग जयपुर में जाकर के कर सकते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उनको भी अटेंड कर सकते हैं। दिल्ली का ऑफिस है उसमें तो आपका जनरली वास्ता फाइनल के बाद में आप कभी जरूरत पड़े तो पड़ता है, क्योंकि जयपुर में दिल्ली वाली सारी सुविधाएं मौजूद है, तो जयपुर में आपको जाने के बाद दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जब सीएस करते थे तो सारी चीजें जयपुर से होती थी, बच्चे को एग्जाम भी जयपुर ही देने जाना पड़ता था, आपको बताओ आज से 8 साल पहले 7 साल पहले। तो अभी बात हम आगे की कर रहे हैं, देखो सेंट्रल काउंसिल का आगे का मैं आपको बात बता रहा था इसमें कि ये जो मेंबर रजिस्टर रखा जाता है, इस मेंबर रजिस्टर में क्या क्या डिटेल रखी जाती है। काउंसिल मेंटेन करती है ना रजिस्टर, और उस रजिस्टर में ये डिटेल रखी जाती है। जैसे पहला मेंबर का नाम, फुल नेम, पूरा नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या होता है, रहने वाला कहाँ का, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, और रेजिडेंशियल और प्रोफेशनल एड्रेस, अपना एड्रेस कहाँ का है, प्रोफेशनल रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ का है। दूसरे नंबर पे आप डेट, कौन सी डेट को, डेट ऑन विच इंटर्ड इन द रजिस्टर, आपका नाम रजिस्टर में कब एंटर हुआ, जिस तारीख को रजिस्टर में एंटर हुआ उसी तारीख से हम सीएस माने जाते हैं। तीसरा क्वालिफिकेशन क्या है, सीएस, सीएस के अलावा भी और कुछ किया हुआ हो तो वो भी लिखी रहती है इसमें। चौथा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ले रखा है क्या, हमने आपको बताया था मैंने कि मेंबरशिप लेते हैं तो जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट प्रैक्टिस का भी लेवे, लेकिन प्रैक्टिस भी कई जने करना चाहते हैं, वो सीधा क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आप मेरे ऑफिस में देखोगे तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक मेंबरशिप का सर्टिफिकेट है और दूसरा किसका मिलेगा, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट। मेंबरशिप सर्टिफिकेट है वो ये प्रमाणित करता है कि हाँ सर सीएस है, और दूसरा साथ में प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है वो ये कहता है कि सर प्रैक्टिस में है, मीन कोई भी कंपनी का काम कर सकते हैं। मेंबर होता है केवल प्रैक्टिस में नहीं हो तो वो केवल उसी कंपनी का काम कर सकता है जिसमें वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। और पांचवा एनी अदर पर्टिकुलर, और भी होती है, जैसे मान लो सीएस की आप देखोगे वहां फोटो भी मिल जाएगी आपको लगी हुई, और भी एक कोई फोन नंबर है वो सब भी लिखे हुए मिल जाते हैं। आप कोई भी सीएस का देखना चाहो ना, आप सीएस की मेंबरशिप डायरेक्टरी बनी हुई है, आप गूगल पे जाके लिखोगे आईसीएसआई मेंबरशिप डायरेक्टरी, बोला था ना मैंने कल परसों, आईसीएसआई मेंबर्स डायरेक्टरी इतना लिखते गूगल बाबा क्या करेगा, आपको एक लिंक देगा, और उस लिंक पे आप लोगों को वो सीएस की वेबसाइट खुल जाएगी और अपने आप ही उस पे पूछेगा कि आप किस सीएस का ढूंढना चाहते हो, उसका नाम का कॉलम भी आएगा, नाम वाले कॉलम में आप नाम डाल दो उसके बारे में पता चल जाएगा। आप एड्रेस डालोगे तो एड्रेस, जैसे सीकर लिखा तो सीकर में किन किन का एड्रेस दिया हुआ है उन सबके सीएस की लिस्ट आ जाएगी, ये लोगों ने सीकर का एड्रेस दे रखा है, तो वो आप अलग अलग लिंक है उनसे आप सर्च कर सकते हो। आगे इसमें हेडिंग बनाओ, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स रजिस्टर में से अपना नाम हट भी सकता है क्या, सोचो, जैसे कोई सीएस बन गया उसका नाम हटेगा क्यों, अगर इंसेन हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाए तब, सीएस है तो ये थोड़ी अजर अमर रहेगा, इंसान मरता भी है तो मरता है, उसका नाम अपने आप उसकी सूचना डेथ की मिलते ही क्या हो जाता है, उसका नाम हट जाता है रजिस्टर से। या आपको सालाना मेंबरशिप फीस चुकानी होती है, वो नहीं चुकाते हम लोग तो सीएस बनने के बाद, या फिर हमें कोई डिसिप्लिन तोड़ा इंस्टीट्यूट का, नियम कायदे तोड़े हो और उसमें आईसीएसआई के काउंसिल ने हमारा नाम हटा दिया, वो डिसीजन लेती है फिर कि इस आदमी की बहुत बड़ी गलती है। आपको मैं आगे बताऊंगा सीएस के मेंबर बनने के बाद हमारे पे क्या क्या नियम लागू होते हैं, है ना, वो नियम स्टूडेंट से ज्यादा आएंगे, 4 शेड्यूल आएंगे करीबन, और हर शेड्यूल में 10-10, 15-15 रूल आएंगे कि सीएस बनने के बाद ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। मीन एक सीएस अगर गाली भी निकाल देता है ना तो उसकी मेंबरशिप जा सकती है, समझ रहे हो ना बात। तो सीएस, डॉक्टर, सीए, हम लोग एक प्रोफेशन का मीन क्या होता है, डेकोरम बना के रखना। ये इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि पूरे जितने भी मेंबर हैं वो अपने पद की गरिमा बना के रखें,
ना हम कोई भड़काऊ एड दे सकते हैं, ना कुछ और कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा जिन चीजों को लेकर के इंस्टीट्यूट में क्या है, रोक है। अगर कोई सीएस है, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, मान लो वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, या उसने अपनी वाइफ को डांट दिया, वाइफ ने केस कर दिया और बाद में वो जेल चला गया, तो जेल जाएगा वो तो नुकसान है ही, साथ ही साथ किसका नुकसान हो जाएगा, सीएस की मेंबरशिप का भी, मेंबरशिप भी चली जाएगी। तो ये सीएस बनने के बाद ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने नाम के पहले भी कई बार लगा लेते हो ना, सोशल प्रोफाइल में मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, कई जने सीएस, कई जने सुपरमैन, सीएस मैन, तो वो नाम लगाने पे एक्शन हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे, जयपुर वालों पे एक्शन हुई थी आज से 4-5 साल पहले। जयपुर चैप्टर ने ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल खंगाली थी फेसबुक वाली, उस टाइम फेसबुक ज्यादा चलता था, और उन सब स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। फिर हालांकि वार्निंग देके छोड़ दिया था, लेकिन उसमें जेल हो जाती है। मतलब सोशल प्रोफाइल पे आप लोग क्या नहीं लिख सकते, सीएस स्टूडेंट लिख सकते हो, लेकिन क्या नहीं लिख सकते, और कुछ अपने टाइप का जो थोड़ा आप लिखते हो ना भड़काऊ, वो नहीं लिख सकते आप लोग कुछ। इन द फॉलोइंग केस लिखिए, इन द फॉलोइंग केस, in the following case council may remove, in the following case council may remove from the register, in the following case council may remove from the register, in the following case council may remove from the register the name of any member, the name of any member of the institute, the name of any member of the institute. In the following case, the council may remove from the register the name of any member of the institute. एक नंबर नीचे पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट, who is dead, who is dead, DEAD करना, DAD मत कर देना, DEAD, who is dead. Second, from whom, from whom a request has been received, from whom a request has been received, from whom a request has been received to that effect, from whom a request has been received to that effect. कोई व्यक्ति जिससे रिक्वेस्ट मिली हो इस बात की। कई बार ये भी होता है कि कोई व्यक्ति चला के कहे कि भी मेरा नाम हटा दो, क्योंकि ज्यादा नियम कायदे लागू रहते हैं। हम जैसे मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग सीए सीएस बन जाते हैं, लेकिन वो बाद में क्या होते हैं, जैसे दो कई लोग डबल डिग्री ले लेते हैं, सीए की भी ले ली, सीएस की भी ले ली, सुना हो तो आप लोगों ने, ऐसे बहुत कम होते हैं। मत आप चिमत करना, आपकी एक ही बारी है, ठीक है ना, क्योंकि पुराने बच्चों के देखते थे ये 10 साल पहले एक बार ट्रेंड आया था सीए प्लस सीएस, तो बच्चे ऐसे लटके कि सीए तो बन गए, सीएस नहीं बने। फिर उनको पता चला सीए से भी ज्यादा बारी क्या पड़ सकती है, सीएस, क्योंकि वो लोग सीए पे ज्यादा ध्यान देते थे, सीएस पे ध्यान नहीं दिया तो सीएस पे लटक गए, तो सीएस वो डिग्री उनकी पूरी नहीं हो पाई, खर्चा भी हो जाता है और रह भी जाते हैं वो है, और दोनों डिग्री काम में आएगी नहीं। आपको मैं कभी बता दूं, ये आपको सीए सीएस आपस में एक दूसरे के सब इंस्टीट्यूट है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि आप मेरी मेंबरशिप ले रहे हो ना तो सीएस की मत लेना, और सीएस क्या कहता है, मेरी मेंबरशिप ले रहे हो तो सीए की मत लेना। बताओ एक आदमी कैसे ले पाएगा दोनों मेंबरशिप, नहीं ले पाएगा ना, तो नहीं ले पाएगा तो फिर उस डिग्री का मतलब ही क्या निकला, पूरी पढ़ाई करने का मतलब। खाली नाम के पहले लगा सकते हो आप कि भी दिखावे के तौर पे, वो भी कानूनन इलीगल है। नाम के नीचे लिख दिया कि रमेश पटवारी सीए सीएस, लेकिन साइन एक ही कर पाऊंगा, कौन से, सीए के या फिर सीएस के, तो जिसकी मेंबरशिप ले पाओगे वो एक ही इंस्टीट्यूट की। तो ये एक बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम होता है, ध्यान रखना। मेंबरशिप हमेशा किसकी मिलती है, एक इंस्टीट्यूट की मिलती है, ठीक है ना, तो दिखावा नहीं करना है। एक ही बहुत बहुत आपके लिए तो जिंदगी भर काम चला देगी। तीसरा लिखो, who has not paid, who has not paid, who has not paid any prescribed fee, who has not paid any prescribed fee, who has not paid any prescribed fee. 4 नंबर, who is found, who is found, who is found to have been subject, who is found to have been subject
to have been subject to any of the disability, who has been found to have subject to any of the disability, or for any other reason, has seized, any other reason has seized, CEASED, seized. सीज दो टाइप का होता है, एक एस इससे स्पेलिंग चालू होती है, वो अलग सीज होता है, वो कोई चीज को सीज करते हैं उसके लिए काम आता है, ये सीज अलग होता है, CEASED, सीज। टू हैव हिज नेम सीज्ड, टू हैव हिज नेम इन मेंबर्स रजिस्टर, was seized to have his name entered in the register। क्या लिखा? एक ही बात है। पांचवा, an order has been passed, an order, पांचवा पॉइंट लिखो, an order has been passed, an order has been passed for removing him, an order has been passed, an order has been passed for removing him from membership of the institute, for removing him from the membership of the institute। ये 5 केस हैं देखो जिनमें नाम अपना हटाया जा सकता है। पहला केस तो क्या है, who is dead, जिसकी मृत्यु हो गई हो, CS है लेकिन मृत्यु हो गई इंसान की, तो उसका नाम हटेगा ही। सेकंड, from whom a request has been received in this to that effect, कोई मान लो व्यक्ति डिग्री नहीं रखना चाहता, जैसे उसने बिजनेस चालू कर दिया और वो सोचता है कि मैं CS नहीं, मेंबर नहीं रहना चाहता मेरे पे, क्योंकि अब जैसे इनमें प्रतिबंध होते हैं कायदे से। मान लो जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो CS की डिग्री प्रैक्टिस में होते हुए मैं कोचिंग ही नहीं चला सकता, कानून ये कहता है आप आगे पढ़ोगे कि CS की अगर मेरे पास प्रैक्टिस है तो मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, CS का ही। कोचिंग का काम लिमिटेड कर सकता हूँ, 2-3 घंटे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, पूरे दिन नहीं पढ़ा सकता। अब पूरे दिन पढ़ाना है तो मेरे को CS की डिग्री पहले क्या करनी होगी, सरेंडर। प्रैक्टिस में नहीं रह सकता, मेंबर रह सकता हूँ, क्या नहीं रह सकता, प्रैक्टिस में नहीं रह सकता। तो कई सारी वजह हो सकती है जिन वजहों से अपने को CS की डिग्री क्या करनी पड़ जाए, मेंबरशिप सरेंडर। तो रिक्वेस्ट मिली हो अगर सरेंडर करने की। या थर्ड, वो हैज नॉट पेड एनी प्रेस्क्राइब्ड फी, सालाना जो फीस लगती है वो हमने नहीं चुकाई, उसमें भी अपना नाम हटाया जा सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी हटेगा, जब फीस हम दे देंगे वापस वो नाम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। या चौथा, who is found to have been subject, या जिसको पाया गया हो क्या, who is found to have been subject to any disability, जो कोई वजह से डिसेबल पाया गया हो। डिसेबिलिटी की कई कंडीशन आएगी, कोई व्यक्ति CS बन गया लेकिन बाद में पागल हो गया, है ना, दिवालिया हो गया, जेल में चला गया, तो जेल में बैठा बैठा साइन कर देंगे कि आजा काम कर देता हूँ। तो कई सारी डिसेबिलिटी रहती है वहां पे, कानून जो है वो आपको अपनी गरिमा के भीतर रहते हुए काम करने की इजाजत देता है। पागल है उसको CS की डिग्री नहीं देता इंस्टीट्यूट, कोई दिवालिया हो गया इंस्टॉलमेंट उसको नहीं देता, कोई जेल में चला गया उस टाइम भी उसकी डिग्री छीन ली जाती। और फॉर एनी अदर रीजन हैज सीज, या और कोई वजह से जो क्या हो गया हो, सीज हो गया हो, टू बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम एंटर्ड इन द मेंबर रजिस्टर, या और कोई वजह से उसका नाम मेंबर रजिस्टर में से क्या हो गया हो, सीज। और पांचवा, an order has been passed, उसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया गया हो, ऑर्डर हैज बीन पास्ड, एक ऑर्डर जारी कर दिया गया हो इस एक्ट में, रिमूविंग हिज नेम, जिसमें उसका नाम हटा दिया गया हो किससे, मेंबरशिप से। ये कब हटाया जाता है, पांचवा, जब हमने बदमाशी की, जिसका नाम हटा दिया गया रजिस्टर से, तो वो जनरली तब जब हमारे पे कोई ऐसा केस लग गया हो, हमने बहुत सारे आगे नियम कायदे आएंगे, उनमें से कोई भी बात तोड़ी हो तो हमारा नाम क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। तो CS रहते हुए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे ज्यादा इस डिग्री का ख्याल भी रखना पड़ता है कि मेंबर है तो मेंबरशिप के अनुकूल हमें क्या करना पड़ता है, बिहेव करना पड़ता है। तो 5 रीजन आ गए, वे पूछा हुआ एग्जाम में कब कब नाम हटा दिया जाता है। पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, डेट। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, हु हैज रिक्वेस्टेड फॉर रिमूवल। और थर्ड, हु हैज नॉट पेड एनी प्रेस्क्राइब्ड फी। और क्या आ गया, whose name who is suffering from any disability or whose name has been seized due to any other reason। और पांचवा, any order has been passed, ऑर्डर जारी कर दिया गया हो अंडर दिस एक्ट। ध्यान रहेगा। अब अगला हेडिंग डालो, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म।
डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन की स्पेलिंग किसको आती है भाई? बोलो फिर। हाँ डिसिप्लिन, कई जने डबल एस लगाते रहते हैं, DISC डिसिप्लिन, PLINE। तो डिसिप्लिनरी बनाना था आपने को, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म लिख देता हूँ, कई जने गड़बड़ लिखो। मैकेनिज्म की क्या लिखी? हाँ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। देखो इंस्टीट्यूट जो है ना, उसने आप लोगों के लिए नहीं बना रखा मैकेनिज्म, आप बदमाशी करो चलेगा, लेकिन किसके लिए बना रखा है? मेंबर्स के लिए। कि आप CS बन गए ना, देखो आपको जब श्याम सर आएंगे तभी आपको प्रोग्राम में, अब पक्का इस साल के एंड तक आप मिल लोगे, इसी साल में 2021 में, क्या हो सकता है 1 या 2 जनवरी को अपना प्रोग्राम, तो उसमें पक्का आप लोगों को मिलाएंगे। और वो आप लोगों को, क्योंकि आपके वो गार्जियन है, पहली बात तो ध्यान रखिए, वो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है, आज भी एक तरह से गॉड फादर है। पावरफुल व्यक्ति होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री जी, अपने बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन पावरफुल में से एक की गिनती होती है ना, अपने नरेंद्र जी मोदी की, इनकी गिनती हम क्या करते हैं कि बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। तो वो CS इंस्टीट्यूट के आज भी क्या है, ये प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। CS CS CMA मैंने आपको बोला ना, तीनों इंस्टीट्यूट के हेड है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो बात बताएंगे वो किसके तौर पे कोई बात बोलेंगे? गार्जियन के तौर पे। और सबसे बड़ी बात, वो हर भाषण में, आज तक मैंने उनके सैकड़ों स्पीच सुने होंगे, हर स्पीच में वो एक बात जरूर बोलते हैं, जब भी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तब वो कहते हैं कि आपकी एज है, इसमें आप गलतियां कर सकते हो, आपकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। गलती का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में चीटिंग करो फिर आप ले जाओ, हमारी गलती तो सारी माफ है, वो नहीं। लेकिन कहने का मतलब हम यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, आप लोग भी गलतियां करते हो, आप लोगों को डांट पड़ती है, इसलिए तो पड़ती है कि आप सुधार कर लो। लेकिन आगे जब मेंबर बन जाओगे, आप फिर गलती करोगे ना, फिर क्या होगी? एक्शन होगी, और वो जिंदगी के लिए भारी पड़ जाओगी। ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं ना, तो ये आपके ऊपर CS बनने के बाद लागू होगा। और लागू होने का मतलब, एक छोटी सी गलती की वजह से हम बदनाम हो सकते, अपना नाम हट गया, पनिशमेंट मिल गया, पेनल्टी लग गई। तो ये चीजें एक CS मेंबर के लिए, कहने का मतलब मेंबर को अगर हम ये कहें कि तेरी CS की डिग्री छीन रहे, उसको मारने के बराबर है। लगेगा जब आपके पास खुद के पास डिग्री होगी और फिर आपको ये कहा जाए कि आपके नाम के पहले CS आप नहीं लगा सकते, आप CS का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप अब CS नहीं रहे, तो मरने के बराबर ही हो गया ना इंसान के लिए। तो वो भी बात नहीं है। दूसरा, कंपनी में भी होता है, सरकार में, कंपनी में, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस में काम कर रहे हो, आप वहां गलती करोगे तो क्या बोला जाएगा आपको? यू आर फायर्ड। सुना होगा वर्ड। तो आपको अगर गलती कर ली और वो भारी है तो तुरंत क्या होगा? आप चाहे कितने ही बॉस हो, कंपनी में आपके भी ऊपर कोई बॉस होता है, सरकार में भी आपके ऊपर कोई बॉस होता है, वो आपको क्या कर देगा? तुरंत ट्रांसफर ऑर्डर संभलवा देगा। सरकार में हो तब तो, और प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको फायर भी कर सकता है। तो ये बड़ी गलतियां अपने पे क्या पड़ जाती है? भारी। तो स्टूडेंट लाइफ है, इसके अंदर चलता है सब। ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म आप अब शुरू हो गया है। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का मीन हो गया, इंस्टीट्यूट ने जो मेंबर लोग गलतियां करते हैं उनके लिए कोई सिस्टम बना रखा है, क्या अनुशासन बोलते हैं ना इसको हिंदी में, अनुशासनात्मक प्रणाली। तो उसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट का मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, CS CMA तीनों में है ये मैकेनिज्म। तो इसको देख रहे हैं हम, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। लिखो द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, लाइन लिखो, द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट is subject to, the member of the institute is subject to the disciplinary mechanism, subject to the disciplinary mechanism provided in the CS Act. देखो इसमें मैकेनिज्म आपको शुरू हो गया। CS एक्ट में बताई हुई है कि एक CS पे किस तरीके से नियम कायदे लागू होंगे, और उनमें सबसे पहले डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट एक बना हुआ है। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट नाम से अपने दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वहां पे एक ऑफिस बना हुआ है। CS का ये डिपार्टमेंट मान सकते हो, क्या नाम बोलते हैं उसको? डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे सोचो, डिसिप्लिनरी में अनुशासनात्मक, डायरेक्टरेट निदेशालय, एक अलग से ऑफिस बना हुआ है। उसके अलावा एक दूसरा बना हुआ आप पढ़ोगे, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन।
बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, वैसे हम ये उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, पहले सबसे नीचे आएगा डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। तो आप लोगों को मैं या तो उल्टा कर देता हूँ, सबसे ऊपर तो आएगी एक डिसिप्लिनरी कमेटी। सबसे ऊपर तो इंस्टीट्यूट में क्या बनी हुई है, डिसिप्लिनरी कमेटी। आप एक डायग्राम बना लेना। डिसिप्लिनरी कमेटी के नीचे आएगा एक बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के नीचे बना लो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। बाद में बना लेना, अभी बनाओ तो अभी लिख लो, 3 नाम है। सर्वोच्च अथॉरिटी डिसिप्लिनरी कमेटी, उसके नीचे है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, और उसके नीचे क्या है, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। इन तीनों के बारे में डिटेल आएगी। डिसिप्लिनरी कमेटी, फिर उसके नीचे डिसिप्लिनरी बोर्ड, और 3 नंबर पे आता है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। नोट्स है क्या आप लोगों के पास? पहले वाली सेक्शंस के लिखे हुए 203 से लेके वो 149 से लेके उनके पास नहीं है, अब वो खरीद सकता है, मंगवाए हैं। हाँ, इतने हैं, मेरे को पता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे आलसी लोग हैं, आधे अधूरे लिखे हुए रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को नोट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने करवाया। लिखे तीनों के नाम? डिसिप्लिनरी कमेटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। ये सबसे छोटा है। जैसे स्कूल में आप बदमाशी करते थे तो जनरली कहां जाती थी शिकायत आपकी? पहले नहीं जाती थी, मॉनिटर के पास पहुंच जाती थी, किसके पास जाती थी? क्लास टीचर, फिर टीचर या क्लास टीचर, फिर कई बार इंचार्ज भी होता था स्कूल में, इंचार्ज, और लास्ट में प्रिंसिपल या डायरेक्टर सर के पास, है ना। तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट कहाँ मिलती थी? डायरेक्टर सर वाली, वो हार्ड लगती थी अपने भाई। वैसे ही यहाँ पे ये डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट है, इसमें छोटी मोटी बदमाशी करोगे तो, बड़ी बदमाशी भी तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, और ज्यादा बड़ी भी तो कमेटी में सीधा बैठ। तो देखिए इन तीनों के बारे में पहले लिखो, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, हेडिंग डाल लो वापस। अब वापस हेडिंग बना लो, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। डिसिप्लिन की स्पेलिंग सीख लेना, है ना। अरे आती तो है, लेकिन सही लिखते नहीं हो आप लोग, जल्दबाजी करते हो ना। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, ब्रैकेट में सेक्शन लिखो इसकी 21, सेक्शन 21 ऑफ सीएस एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ सीएस एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ सीएस एक्ट। नीचे कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, लिखो। This is established by ICSI. This is established by ICSI. This is established by ICSI for making investigation, for making investigation in respect of, for making investigation in respect of any information, in respect of any information or complaint, any information or complaint received by it, received by it. ये क्या करेगी? इसका काम लिखवाया मैंने पहली लाइन में ही, क्या लिखा? दिस इज एस्टैब्लिश्ड, या इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय आईसीएसआई। ये आईसीएसआई ने बनाई है, क्यों? टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किसको लेके? हाँ, कोई कंप्लेंट या कोई इंफॉर्मेशन अगर उसको रिसीव होती है तो उसको लेकर के। फिर अगला लिखो, इट इज हेडेड बाय, इट इज हेडेड, इट इज हेडेड, HEADED, headed by
director, it is headed by director ब्रैकेट में डिसिप्लिन, डायरेक्टर ब्रैकेट में डिसिप्लिन, एंड सच अदर एम्प्लॉय, एंड सच अदर एम्प्लॉय। इसका हेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर डिसिप्लिन। डायरेक्टर का अर्थ यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, अपने आईसीएसआई के अंदर भी अलग अलग अधिकारी होते हैं जिनमें से एक अधिकारी का नाम होता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर लेवल का अधिकारी जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा? इसका हेड होगा। इस डिपार्टमेंट का डिसिप्लिनरी जो डायरेक्टरेट पढ़ रहे हो, प्रवर्तन निदेशालय, इसका हेड होगा कौन? डिसिप्लिनरी डायरेक्टर, और दूसरे कुछ अधिकारी। फिर when a complaint is received, when a complaint is received, when a complaint is received, it shall follow such procedure. When a complaint is received, it shall follow such procedure as may be specified. It shall follow such procedure as may be specified to make an investigation. To make investigation. सर सर एक बार सच अदर एम्प्लॉय की बात रिपीट करना। It shall follow. When a complaint is received, it shall follow such procedure as may be specified to make investigation. To make investigation. It shall follow such procedure as may be specified to make investigation under the act. Under the act. नीचे अगला पॉइंट, where the director ब्रैकेट में डिसिप्लिन, where the director is of the opinion, where the director is of the opinion, where the director is of the opinion that a member is guilty, where the director is of the opinion that a member is guilty, that a member is guilty, G-U-I-L-T-Y, member is guilty of any professional, member is guilty of any professional, where the director discipline is of the opinion that a member is guilty of any professional or other misconduct, professional or other misconduct, professional or other misconduct mentioned, professional or other misconduct mentioned, M-E-N-T-I-O-N-E-D, mentioned in the first schedule, mentioned in the first schedule, S-C-H, first schedule. Then the matter shall be placed, then the matter shall be placed, then the matter shall be placed, then the matter shall be placed before the board of discipline, then the matter shall be placed before the board of discipline, then the matter shall be placed before the board of discipline. फिर अगला पॉइंट, where the director discipline is of the opinion, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, where the director ब्रैकेट में discipline, where the director discipline is of the opinion, where the director discipline is of the opinion, भागो मत रे, where the director discipline is of the opinion that a matter, that a member is guilty, that a member is guilty of any professional, member is guilty of any professional or other misconduct, professional or other misconduct mentioned in the second schedule, mentioned in the second schedule or both the schedule,
mentioned in the second schedule or both the schedule, the matter shall be placed in the disciplinary committee. The matter shall be placed in the disciplinary committee. देखिए पॉइंट सारे। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने पहले टॉपिक के बारे में पढ़ा है, क्या नाम है इसका, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। ये डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट आईसीएसआई ने बनाई है। क्यों बनाई है? पहला पॉइंट में आपने लिखा है, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय आईसीएसआई टू इन्वेस्टिगेट। ये इन्वेस्टिगेशन करता है किसका? व्हेन ए कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। जब कोई कंप्लेंट आती है किसी मेंबर की कि कोई सीएस के बारे में आप कंप्लेंट करते हो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना इसका काम है। ये सजा नहीं सुनाता, ये केवल क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा? इट इज हेडेड बाय। इसका हेड कौन होता है? डायरेक्टर, एक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी। सीएस इंस्टीट्यूट में अलग अलग ऑफिस, एक तो डायरेक्टर होता है कंपनियों का हेड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एक होता है कोई, जैसे मान लो ये सरकारी इंस्टीट्यूट वगैरह में देखोगे, इनमें अधिकारियों का लेवल होता है, उसमें भी एक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी होता है। वो डायरेक्टर का मतलब कंपनी वाला डायरेक्टर नहीं, मतलब वो चुना हुआ डायरेक्टर नहीं, वो ऑफिसर ही होता है बस। ऑफिसर के अलग अलग पोस्ट में से एक पोस्ट होती है क्या? डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर लेवल का अधिकारी होगा इसका हेड। फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखा आपने? ये जो जैसे इसको कोई कंप्लेंट मिलेगी, ये क्या करेगा? उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो प्रोसीजर काम मिलेगा जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो निर्धारित प्रोसीजर है वो काम मिलेगा। चौथा, वेयर डायरेक्टर डिसिप्लिन इज ऑफ द ओपिनियन। अगर उसकी ये राय है, इन्वेस्टिगेशन कर ली और उसको ऐसा लगता है दैट मेंबर इज गिल्टी, कि सीएस है कोई, वो गिल्टी है, उसको ऐसा लग रहा है कि आदमी दोषी है, सीएस मेंबर इज गिल्टी ऑफ एनी प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, कि अगर कोई सीएस जब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, उसने पेशेवर दुराचरण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पेशेवर दुराचरण मतलब मैंने कुछ प्रोफेशन के दौरान कुछ गलत किया, सीएस का काम करते हुए मैंने कुछ गलत किया। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट भी लिखा हुआ होगा, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। ये क्या है? वो आपके लिस्ट आएगी कौन कौन से गड़बड़ काम करते हैं, तो उस पनिशमेंट होता है। तो ये कह रहा है कि अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन इज ऑफ द ओपिनियन, अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन की राय है दैट ए मेंबर इज गिल्टी, मेंबर गिल्टी है किसका? प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, कि मैंने पेशेवर या और कोई गलत आचरण किया है, मिसकंडक्ट किया है, देन वो क्या करेगा? फिर उसके बाद में उस मैटर, प्रोफेशनल या मिसकंडक्ट कौन सा? मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कौन सा वाला अपराध किया मैंने? अगर फर्स्ट शेड्यूल से जुड़ा हुआ अपराध किया है, तो वो क्या करेगा? वो मैटर को किसके सामने रखेगा? द मैटर शैल बी प्लेस्ड, तो मैटर को रख देगा बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अगर देखो फर्स्ट शेड्यूल से जुड़ा हुआ मैंने कोई क्राइम किया है, फर्स्ट शेड्यूल से जुड़ा हुआ, तो मैटर किसके सामने जाएगा? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने। कौन भेजेगा? ये भेज देगा। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने जांच कर ली और उसको लगता है कि मैंने फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया है, तो वो किसके सामने भेज देगा? बोर्ड के सामने। लेकिन इसी के नीचे आपने अगला पॉइंट क्या लिखा है? कि बोर्ड डिसिप्लिन इज ऑफ दैट ओपिनियन, अगर उसकी ये राय है क्या? दैट मेंबर इज गिल्टी, कि कोई मेंबर गिल्टी है प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट का। कौन से वाला? ऑफ सेकंड शेड्यूल। अगर जो सेकंड शेड्यूल एक आप पढ़ोगे दूसरी सूची, उसमें बताए गए में से कोई सा अपराध मैंने किया है मेंबर ने, और बोथ शेड्यूल का मतलब सेकंड और फर्स्ट दोनों, तो सेकंड का या सेकंड और फर्स्ट दोनों में दोषी हूं मैं, देन ही शैल प्लेस मैटर, तो वो मैटर को किसके पास भेज देगा? कमेटी। यानी बड़ा मामला हो गया, वो ऊपर वाले के पास भेज देगा। इसके पास कब भेजेगा? जब या तो वो मैटर कौन सी शेड्यूल का हो, सेकंड शेड्यूल का हो, और या फिर कौन सी शेड्यूल का हो, बोथ, दोनों के अंदर ही दोषी हूं, तो वो मैटर किसके पास भेज देगा? ऊपर कमेटी के पास भेज देगा। मीन सजा सुनाने का काम इन दो का है। ये अपने डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट जो है, ये तो क्या कर रहा है? मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और ये मैटर को किसके पास भेज रहा है? फर्स्ट शेड्यूल का अगर मैटर है तो बोर्ड के पास, सेकंड शेड्यूल का मैटर है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। ठीक है ना? आगे लिखो। बैटरी लो क्यों हो गई? तो ये तो पूछ रहा हूँ, ऐसे कैसे पार पड़ेगी आप लोगों की बैटरी लो हो रही है? साहब हमें क्या पंडित जी हो क्या तुम जो साहब बुझाना चाहते? हाँ, ये आदतें खराब हो रही है तुम्हारी, है ना? हमें जल्दी और जल्दी करूंगा, फिर ऐसे करोगे टाइम। ये चैप्टर जो ना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है,
कि मेरे को लगता है न्यू ईयर तक चलता रहेगा, फिर क्या करोगे, ऐसे चलाओगे तो आप लोग न्यू ईयर के भी बाद में। अभी मान लीजिए इसका 10% हिस्सा ही नहीं पड़ा आपने, 10% ही, 5% ही। अब सोच लो कितने पेज तो आपके हो गए होंगे, 5% हुआ है। कब होगा फिर पूरा, ये बताओ। ठीक है, वो चीज संडे बनाते हो आप लोग। कल याद रखना सेक्शन 149 कल सुनने के लिए बोला है। हाँ 149 एक दिन में नहीं, 1 घंटे में हो सकती है। अभी मैं टाइम दे दूँ तब कई बार वो ये पहले याद कर लिया 149। सर टैक्स का टेस्ट कब लोगे सर? क्या बोल रहे हो? सर टैक्स का टेस्ट